वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। अगर आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि हम पोएम की जो है वो एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें, यहाँ पे एग्जाम में स्टैंजा आया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिखें, तो इस चीज़ को जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप किन स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो किसी भी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन, कोई भी जो पोएम है आप उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो उन लाइंस को पढ़कर लिख सकते हैं। कि पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे लिखें, यहाँ पे जो पोएम के जो स्टैंजा है उनको इंटरप्रेट कैसे करें, उसको अंडरस्टैंड कैसे करें, इन सब चीज़ों को जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको कुछ स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना होगा। अब वो जो स्टेप्स हैं, एक्चुअली में सबसे पहले आपने करना क्या है कि जो पोएम है आपने उसको अच्छे से जो है वो रीड करना है, कि आपने पोएम को मल्टीपल टाइम्स रीड करना है, कि आपको जो उसकी वर्सेस दी हुई हैं, ये जो लाइंस दी हुई हैं, आपको उसमें जो वोकेबलरी है उसको अच्छे से उसका मीनिंग पता हो कि इस लाइन का मीनिंग बनता क्या है। उसके बाद अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर। आपने पोएम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखना है कि उसमें राइम स्कीम क्या है, मीटर क्या है, उसकी फॉर्म क्या है, सोनेट है या फ्री वर्स है या ब्लैंक वर्स है, क्या फॉर्म है उसकी। थर्ड नंबर पे आपने करना क्या है कि एनालाइज दी लैंग्वेज एंड इमेजरी, कि इसमें उन्होंने राइटर ने या पोइट ने इमेजरी क्या यूज़ की है, उसने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में है, उर्दू में है, संस्कृत में है, या फिर जो भी लैंग्वेज उसने यूज़ की है उस लैंग्वेज, उसकी टोन क्या है, वो सब कुछ जो है वो आपने इसमें देखना है। उसके बाद जो है वो हम लोग फोर्थ पे देखते हैं एक्सप्लोर थीम्स। आपने इसमें जितने भी थीम्स हैं आपने उनको देखना है। एक पोएम में जितने भी थीम्स दिए होते हैं कि उसमें राइटर ने अपना मैसेज क्या दिया, आपने उसको देखना है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर जो आपने पॉइंट नोट करना है किसी भी पोएम की, जब एक्सप्लेनेशन आप कर रहे हो तो उसमें आपने राइटर का बैकग्राउंड भी ज़रूर पढ़ना है, ताकि आपको पता चल सके कि राइटर नेचर का पोइट है या फिर वो कॉमेडी करता है, या फिर उसका जॉनरा क्या है राइटर का, वो सब कुछ। उसके बाद सिक्स पॉइंट है कि आपने टोन और मूड, कि राइटर ने क्या किस टोन में जो है वो उसको लिखा है, उसका मूड हैप्पी था, सैड था, क्या उसमें वो क्या फ़ील कर रहा था जिस टाइम उसने लिखा, और उसको पढ़कर जो रीडर का मूड है या फिर हमारा जो मूड है वो कैसा हो जाता है किसी भी पोएम को पढ़कर, आपने इस चीज़ को भी नोटिस करना है। उसके बाद हमारे पास है सेवंथ पॉइंट। सेवंथ पॉइंट में जो है वो हमने सिंबलिज़्म को देखना है, कि राइटर ने पोएम में क्या-क्या सिंबल्स यूज़ किए हैं ताकि जो मीनिंग है वो हम लोग समझ सकें। उसके बाद 8 नंबर पर जो है वो हमने पर्सनल इंटरप्रिटेशन करनी है, कि हमने पोएम को पढ़ा, हमने पोएम को पढ़ के जो हमें लाइन समझ में आई, हमने खुद उसको इंटरप्रेट किया। हमने राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू अभी नहीं देखा, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद की एक इंटरप्रिटेशन जो है वो एक रफ़ पे जो है वो बना ली है। उसके बाद 9 जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर हम किसी भी पोएम की एक्सप्लेनेशन करते हैं, हम जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर पोइट्री को देख लें, हम कोई उनकी पोएम देखें और हमें उस पोएम को पढ़कर उनकी कोई और पोएम याद आए, तो हम उसको रेलेवेंट कर देते हैं कि हाँ, उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उस पोएम में भी ये कहा था, तो मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो ये पोएम है, ये उससे रिलेट करती है। मतलब कि हमने ब्रॉडर उसको कॉन्टेक्स्ट देना है, हमने देखना है कि वर्ल्ड में, यूनिवर्स में उस तरह की कितनी और चीज़ें जो प्रेज़ेंट हैं, जिससे हम रिलेट कर सकें, हम प्रूफ़ दे सकें कि हाँ, ये उससे भी रिलेट करती है। उसके बाद हमने समराइज़ करना है अपनी एक्सप्लेनेशन को और कॉन्क्लूड करना है। समराइज़ और कॉन्क्लूड में हम बता सकते हैं कि राइटर ने ओवरऑल क्या मैसेज दिया है, ओवरऑल हमें इसमें क्या जो राइटर ने कन्वे किया है और हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, क्या मैसेज है, उस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। अब एक इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है ना वो इसको जो अप्लाई करेंगे एक पोएम पे, ताकि हमें जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हम कर सकें। पेशन कैसे करनी है उसके लिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ऋतु संहारा जो पोएम है, इसका जो हम एक कैंटो लेंगे ग्रीष्मा ऋतु, जिसको जो है वो समर से जो है वो रिलेट किया जाता है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मेरे पास जब ये कैंटो आया तो सबसे पहले मुझे पता है कि मैंने पूरी इस कैंटो को पढ़ा हुआ है। तो मैं लिखूँगी कि राइटर ने जो है वो इसमें जो है वो किस चीज़ की बात की है, समर सीज़न की बात की है। कालिदासा ने जो है वो इंटेंस हीट और उसके जो इम्पैक्ट हैं एनवायरनमेंट पे और लोगों पर, उस चीज़ को जो है वो इस जो कैंटो में है वो डिस्कस किया है। इस पॉइंट को बताने के बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो पहले इसका ओवरऑल व्यू देने के बाद कि इस जो कैंटो है
ग्रीष्मा ऋतु इसमें कालिदासा ने क्या कहा है, उसके बाद बताना है कि किस तरह से इमेजरी को यूज़ किया है। मतलब स्कॉचिंग सन, ड्राई लैंडस्केप्स, उन सब को यूज़ करके कालिदासा ने हमें बताया है कि किस तरह से इंडियन वेदर जो है वो लोगों के ऊपर अपना इम्पैक्ट रखता है और लोग किस तरह से उससे असरअंदाज होते हैं। उसके बाद लैंडस्केप की बात करनी है, किस तरह से वो जैसे लैंडस्केप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैरन लैंड को, बैरन डेजर्ट को। सन जो है वो एक उसके अंदर फेरी एंटिटी उसको बताया गया है। मतलब इन सब चीज़ों को इस वजह से राइटर ने यूज़ किया है ताकि जो एक मीनिंग है वो दे सके। उसके बाद हमने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बताना है और ऑथर का भी हम लोग इसमें बता सकते हैं कि किस तरह से कालिदासा जो है वो खुद संस्कृत लिटरेचर लिखते हैं या फिर उन्होंने जो खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है। विंटर का क्या इम्पैक्ट है, समर का क्या इम्पैक्ट है या फिर वेदर्स का ह्यूमन्स पे क्या इम्पैक्ट होता है, ऑथर का हम लोग पर्सपेक्टिव इसमें दे सकते हैं। उसके बाद हमने बताना है कि किस तरह से जो कालिदासा है उसने इसमें एक इमोशनल टोन भी डाला है कि जो लोग हैं उनको उम्मीद रहती है कि बारिश आएगी, वेदर जो है वो चेंज हो जाएगा और वेदर जो है वो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इसमें हमने बताना है कि एक्सट्रीम ऑफ नेचर को कालिदासा ने डिस्कस किया है, द रेजिलेंस ऑफ लाइफ इन हार्श कंडीशन, उन सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया। और एंड पे जब कंक्लूड करना है तो कालिदासा की आर्टिस्ट्री हम बता सकते हैं कि जो उन्होंने किस तरह से बताया कि जो हार्डशिप्स है उनमें ब्यूटी होती है और जो ये नेचर का एक टर्निंग व्हील है और जो टाइम है वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है इन्वायरमेंट को और ह्यूमंस को। तो ये थे इसके एग्जांपल। आई होप कि आपको यहाँ तक इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर